नमस्कार, आप सब देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ एक एक्सक्लूसिव खबर और एक एक्सक्लूसिव ऑर्डर लेकर मैं आपके सामने अभी हाजिर हुआ हूं। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ऑर्डर है जो सिविल सेक्रेटरीट से जारी हुआ है और डेटेड है 18 मई सन 2020 यानी कि आज का दिन। ये रिलेटेड है डोमिसाइल सर्टिफिकेट से। कुछ दिन पहले इस पर ढेरों चर्चाएं हम कर चुके हैं कि डोमिसाइल लॉ में पहले एक नोटिफिकेशन आई, उसके बाद बदलाव हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ उस पर चर्चाएं हुई, किस तरह से अब आगे की कार्यवाही पूरी चलेगी क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, किस तरह से सारे कामकाज चलेंगे, इन सब पर ढेरों चर्चाएं चल ही रही थी। अब लोगों को उम्मीद थी कि जल्द से जल्द एक ऑर्डर आ जाएगा जिसमें हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाकर अप्लाई करना है, कहाँ जाकर हमें फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म भरना है कि अगर हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करना है तो। सबसे पहले मैं आपको इस पूरी डिटेल की कॉपी मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने। पूरी डिटेल एक एक कर मैं आपके सामने पढ़ता जाऊँगा और आपसे उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोग आपके नोन में हैं वो सब इसकी जानकारी जो है वो हासिल कर लें। शुरुआत करते हैं इस जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 की जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलो करता है। आर्टिकल 309 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 15 आर्टिकल 309 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साथ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स के मुताबिक अब क्या क्या चीज़ें बदली गई हैं, क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला कहा गया है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट कब से है। जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 इसको कहा गया है। दीज रूल्स शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, यानी कि आज से ही ये सारे रूल्स जब ऑफिशियल गजट पर आ चुके हैं उसके बाद से ये नोटिफिकेशन जो है पूरी तरह से रूल्स इसके फॉलो करना शुरू हो जाने चाहिए। डेफिनेशन क्या है एक्ट की वो सब चीज़ें बताई गई हैं। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है, तहसीलदार है विद इन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और एनी अदर ऑफिसर एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द पर्पस ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इन्होंने बताया है कि कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होगा, वो होगा तहसीलदार उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में। और अगर आने वाले समय में इसमें कोई बदलाव किया गया, गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पर अगर अपॉइंट करती रही तो उसको वो व्यक्ति जो है वो लाइबल होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके ऊपर अथॉरिटी होगी कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर पाए। उसके बाद डोमिसाइल क्या है, डोमिसाइल है सेक्शन 3A ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 के मुताबिक। सेक्शन 3A जो जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 के मुताबिक होगा उसे डोमिसाइल कहा जाएगा। हम इस पर डिटेल में चर्चा कर भी चुके हैं। इसमें इस पूरी नोटिफिकेशन में भी डेफिनेशन दी गई है, वो भी हम एक बारी डिटेल में आपके लिए पढ़ लेंगे। अब बताया गया है कि पर्सन्स एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कौन सा व्यक्ति डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए एलिजिबल होगा। सबसे पहला एनी पर्सन हु फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन, जो इस पूरी कंडीशन को फुलफिल करेगा। सबसे पहले कहा गया है ए में कहा गया है कि एनी पर्सन हु हैज़ रिजाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हैज़ स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स एंड अपीयर्ड इन क्लास 10th 12th एग्जामिनेशन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रहने पिछले 15 साल से अगर आप रह रहे हैं और 7 साल अगर आप कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर स्टडी आपने की है जिसमें 10th और 12th के एग्ज़ाम आपने दिए हैं तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। उसके बाद हु इज़ रजिस्टर्ड एज माइग्रेंट बाय द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर, जो कि एक रजिस्टर होगा, माइग्रेंट रजिस्टर होगा जिसे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ने किया होगा इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट फॉर माइग्रेंट्स एंड डिस्प्लेस्ड पर्सनस। वो सारे माइग्रेंट लेबरर्स वो जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वो सारे माइग्रेंट लोग जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर माइग्रेंट के द्वारा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट बताए जाएंगे, उनके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट होगा या डिस्प्लेड पर्सनस का सर्टिफिकेट होगा, उनको ये दिया जाएगा, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो होंगे। उसके बाद सी में कहा गया हु इज़ द चाइल्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा है, बेटी है, उनका बच्चा है। ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर कोई भी है, IAS की बात, इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स की बात की जा रही है,
ऑफिशियल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसमें अगर वो काम कर रहा था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर वो काम कर रहा था, ऑफिशियल्स ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, उसके अलावा ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु हैव सर्व्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अब इसमें एक चीज़ की कन्फ्यूजन थी जो मुझे आगे जब मैं पढ़ूंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि हु हैव सर्व्ड, यानी कि जो सर्व कर चुका है। अब 10 साल जिसने सर्व किए हैं वो भी डोमिसाइल होगा अगर उसने फॉलोइंग कंडीशन जैसे मैंने बताया, अगर वो ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कोई व्यक्ति है, ऑटोनोमस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वगैरह वगैरह, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, ऑफिशियल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में काम करता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में काम करता रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें काम करता है, तो वो एलिजिबल होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद हु इज़ द चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स हु फुलफिल कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड इन क्लॉज ए, यानी कि वो व्यक्ति जो क्लॉज ए, यानी कि अगर वो 15 साल रहा है या उसके बच्चे अगर 7 साल कॉन्टिन्यूसली पढ़े हैं, 10वीं 12वीं उन्होंने यहाँ पर की है, तो वो सारे डोमिसाइल होंगे। अब डोमिसाइल के लिए एप्लीकेशन क्या है, जो ग्रांट मतलब की जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो उसमें कहा गया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर्म ए के अंतर्गत, फॉर्म ए मेरे पास मौजूद है और सारे रूल्स भी इसमें लिखे गए हैं कौन कौन सा होगा। पहला कहा गया है एनी पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट में अप्लाई टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन फॉर्म ए। फॉर्म ए के मुताबिक उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी होगी उसके पास जाना होगा और फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली वो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले सकता है एज पर द गवर्नमेंट्स अवेलेबिलिटी, जिस तरह से भी वो तैयार करती है पूरा प्रोसीजर वैसे। उसके बाद इन केस ऑफ माइनर्स एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट मे बी मेड एंड अपीयरेंसेस एंड अदर एक्ट्स डन बाय देयर अपॉइंटेड गार्डियंस। कोई भी व्यक्ति जो माइनर है यानी कि 18 साल से नीचे है या फिर किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, कोई डिसेबिलिटी है, तो फिर उस व्यक्ति के जो गार्डियन होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे वो इसको देखेंगे, वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Every applicant made under sub rule 1 or 2 shall be accompanied by such documents as are prescribed under these rules। जो भी रूल्स इसमें कहा गया है उसमें उस व्यक्ति को सारे रूल्स फॉलो करने होंगे जो भी रूल्स इसमें बताए गए हैं। अब रूल्स क्या क्या है उसमें बताया, क्लॉज ऑफ पर्सन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट और एपिलेट अथॉरिटी फॉर इश्यूएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब इसमें कुछ चीज़ों में किया गया है। सबसे पहला क्लास ऑफ पर्सन्स, कौन कौन सा व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है वो बताया गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो बताया गया है। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट कौन होगी जिसके पास वो जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा और उससे पूछेगा कि आप कब मुझे इशू कर रहे हैं। और उसके बाद एपिलेट अथॉरिटी यानी कि उससे ऊपर जो पूरा कामकाज देखेगी वो, यानी कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो वो वहाँ भी जा सकता है। सबसे पहला कैटेगरी ऑफ डोमिसाइल, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर जो है, जैसे हम कई सारे लोग जो स्टेट सब्जेक्ट हैं जम्मू कश्मीर के जिनके पास पीआरसी है, वो सेक्शन 3A(1)(a) ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 के मुताबिक वो एलिजिबल हैं। उनको जाना कहाँ होगा, तहसीलदार के पास जाना होगा, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिखाना होगा और डिप्टी कमिश्नर जो है उसकी एपिलेट अथॉरिटी होगी। अब उनके बच्चे जिनके पास ये सर्टिफिकेट है पीआरसी सर्टिफिकेट, उनके बच्चे क्या करेंगे, उनको भी सेम ही प्रोसीजर है, बट परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट माँ बाप के साथ साथ उनके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी उनको देना होगा ताकि उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन सके। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा गया है, दूसरा क्लॉज है, अ पर्सन हु हैज़ रिजाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर कोई व्यक्ति 15 साल जम्मू एंड कश्मीर में रहा है तो वो सेक्शन 3A(1)(a) ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 के मुताबिक वो एलिजिबल है और उसको वो जाना पड़ेगा उसके पास, उस जहाँ पर वो लास्ट रहा है उसके तहसीलदार के पास अपना वो लेने सर्टिफिकेट लेने। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, तो उसमें एनी डॉक्यूमेंट्स सच एज राशन कार्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, वोटर लिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स, लेबर कार्ड या फिर एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द डिप्टी लेबर कमिश्नर और द डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ऑफ द कंसर्न डिवीजन और एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ
रेजिडेंस, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो दिखा सकता है। डिप्टी कमिश्नर इसकी अपीलेट अथॉरिटी होगी। उसके बाद उनके बच्चे जो 15 साल बच्चे लोग रहे हैं, उनके बच्चों के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं, पर उनके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ पर उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, उनके पेरेंट्स के अवेलेबल होंगे, और साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट उनको बच्चों का लगाना होगा। अब वो व्यक्ति जो 7 साल से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में रहे हैं, पढ़े हैं, और 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम उन्होंने जम्मू कश्मीर में दिया है, उनके लिए क्या फॉर्मेलिटी है? उनके लिए उनको भी लास्ट जहाँ पर वो रहे हैं उनके तहसीलदार के वो उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, और एजुकेशन सर्टिफिकेट जो होगा वो इशू किया जाना चाहिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट वेरीफाइड बाय चीफ एजुकेशन ऑफिसर ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स होंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो इशू करेंगे सर्टिफिकेट, वो होंगे आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और डिप्टी कमिश्नर के पास जहाँ जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में आप काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ पढ़ाई की है, वहाँ डिप्टी कमिश्नर के पास आप जाकर आप कोई भी अपील करनी हो, कोई बात रखनी हो तो कर सकते हैं, वो आपकी अपीलेट अथॉरिटी होंगी। उसके बाद माइग्रेंट्स, ये रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर इनके पूरा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो होंगे। सेक्शन 3A(1) क्लॉज बी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 के मुताबिक ये सारी कार्यवाही की जाएगी, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट उनके पास होना चाहिए, और परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट अगर उनके पास उपलब्ध है तो वो देंगे। उनके जो अपीलेट अथॉरिटी होगी वो होगी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट्स, वो भी सेम प्रोसीजर है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पेरेंट्स देना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू उनकी अपीलेट अथॉरिटी होंगी। उसके बाद 5th है चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर हैं, अंडरटेकिंग हैं, ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉइज़ हैं, ऑफिशियल्स ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल हैव सर्व्ड। अब पीछे यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था हु हैव सर्व्ड और हु शैल हैव सर्व्ड की, यहाँ पर जो क्लॉज दिया गया है उसके मुताबिक हु हैव सर्व्ड लिखा गया था, बट जो पहले चेंज किया गया था डोमिसाइल फर्स्ट की नोटिफिकेशन और 2 में, दूसरे पहले में लिखा गया था हु हैव सर्व्ड और दूसरी में लिखा गया था हु शैल हैव सर्व्ड। यहाँ भी यही कन्फ्यूजन वापस हुई है कि हु हैव सर्व्ड और हु शैल हैव सर्व्ड, यानी कि कोई व्यक्ति अगर कर चुका है पहले, यानी कि 10 साल वो अपनी कामकाज गवर्नमेंट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर चुका है तो उसको मिलेगा, या फिर आगे आने वाले 10 साल, इसमें कन्फ्यूजन है, ये क्लैरिटी शायद दे दी जाएगी, और पूरी तरह से क्लैरिटी इसमें है भी है कि क्या क्या चाहिए होगा। तो फॉर चिल्ड्रंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स एडिशनल सेक्रेटरी और अबव इन द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट डीलिंग विद ऑल इंडिया सर्विसेज टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड, इसमें कहा गया है कि सेक्शन 3A सबसेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 के मुताबिक उसको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट मिल सकता है, उसकी जो रेलिवेंट सेक्शन है वो होगी, और साथ ही साथ कोई भी जो इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी आपकी, वो होगी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होंगे, जो इस पूरे मसले को देखते हैं कि इंडियन सर्विस में कितने एम्प्लॉयज़ हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, और इनकी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसमें चाहिए होगा सर्टिफिकेट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो व्यक्ति पिछले इतने साल से यहाँ काम कर रहा है उसको सर्टिफिकेट चाहिए होगा इशूड बाय जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और दूसरा चाहिए होगा उसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट। इशू कौन करेगा, इसके लिए अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी, वो होगी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। सेम ही उनके बच्चों के लिए है, और उनके लिए भी कहा गया है कि आपको परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट चाहिए होगा, और बाकी जो बिल्स हैं जैसे एनी अदर डॉक्यूमेंट्स सच एज राशन कार्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, वोटर ID कार्ड्स, वोटर लिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स, लेबर कार्ड ऑफ पेरेंट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, ये चाहिए होगा, और बर्थ सर्टिफिकेट तो है ही है। अब उसके अलावा अगर वो चीज़ नहीं है तो एडिशनल कमिश्नर इन द ऑफिस ऑफ डिविजनल कमिश्नर टू बी नॉमिनेटेड बाय डिविजनल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर द्वारा जो एडिशनल कमिश्नर द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा व्यक्ति, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस इशूड बाय कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इसके फाइनेंशियल कमिश्नर देखेंगे, यानी कि वो व्यक्ति
जो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के अंडर आते हैं, जो कामकाज करते हैं, उसका सर्टिफिकेट जो है वो जो कंपिटेंट अथॉरिटी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए वो डिविजनल कमिश्नर होगा। उसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा और सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस इशूड बाय कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ये दिखानी होंगी चीज़ें। उसके बाद चिल्ड्रन के लिए मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। उसमें कहा गया एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी शैल फाइल एन अपील बिफोर द एपीलेट अथॉरिटी एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 6। अगर किसी तरह की उसको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कंपिटेंट अथॉरिटी जो कॉलम 6 में दी गई थी, जैसे अलग किसमें डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद इसमें कहा गया है फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर कई जगह तक हैं, तो इन सब को जाकर आप अप्रोच कर सकते हैं कोई अपील आपने करनी है तो। इसके अलावा प्रोवाइडेड दैट अपीलेट अथॉरिटी शैल डिसाइड द अपील आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड कर सकती है कि क्या इनकी जो डील है, जो अपील है, वो आगे जानी है नहीं जानी है, उसको कर सकती है। ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी पॉइंट है, यहाँ पर कहा गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन फॉर्म बी कहा गया अंडर रूल 5 सारे सील और सिग्नेचर के बाद पूरी कार्रवाई होने के बाद 15 वर्किंग डेज के अंडर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं ना रिजेक्ट हुआ और ना उसके प्रॉपर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ना वो मिलता है या ना वो रिजेक्ट होता है तो उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी पे जाकर आप बोल सकते हैं और कंपिटेंट अथॉरिटी को अपीलेट अथॉरिटी जो है वो पूछेगी कि क्यों नहीं किया। पूरी कार्रवाई के बाद अगले 7 दिन के अंदर अगर वो सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता तो 50,000 रुपये तक उसकी सैलरी से काटा जा सकता है। ये अपीलेट अथॉरिटी एक ऑर्डर कर सकती है। तो इसके बाद अगर हम बताएं कि कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है तो साफ तौर पर जिस तरह द कंपिटेंट अथॉरिटी कैन ऑल्सो इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकती है वो। तो इलेक्ट्रॉनिकली करने के लिए अगर गवर्नमेंट अवेलेबल करवा देती है तो, और रिवीजन करने के लिए अपीलेट अथॉरिटी के पास पूरी अथॉरिटीज़ हैं, कंपिटेंट अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी मिलकर कोई लीगैलिटीज़ उसमें अगर हैं तो वो चेक कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन इसकी वही होगी, अगर किसी को समझ नहीं आती तो एंड में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो भी कहेगा वही पूरी बात उसमें उसी के रूल्स चलेंगे ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। जाते जाते जल्द से जल्द ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसको आपकी नज़रें लाना चाहूँगा। एप्लीकेशन डिटेल में कुछ बताई गई है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, नेम ऑफ स्पाउस, जेंडर पूछा गया है, डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, आधार नंबर पूछा गया है और फोटोग्राफ आपकी मांगी गई है, मोबाइल नंबर मांगा गया है, ईमेल आईडी मांगी गई है, इन केस ऑफ माइनर पेरेंट्स दे सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस मांगा गया है पूरा का पूरा। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस और टेम्परेरी रेजिडेंस अगर सेम है तो वही बात आ गई। पीरियड ऑफ स्टे एट प्रेजेंट लोकेशन, कितनी देर से आप अपनी लोकेशन जो है वहाँ पर रह रहे हैं उसको बताना होगा। आर यू हैविंग एनी वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी अदर स्टेट, ये पूछा जाएगा कि किसी और ये स्टेट या यूनियन टेरिटरी का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो नहीं है, तो अगर है तो उसमें यस लिख दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स 5 के अंडर क्लॉज 1A ऑफ द रूल 5 के अंडर आप परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट PRC लगा सकते हैं। और अगर बच्चे हैं यानी कि जो माइनर हैं उनके बच्चे हैं तो उनका पेरेंट्स का PRC परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट और माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद क्लॉज 2A ऑफ रूल 5 में जो हमने कहा था राशन कार्ड चाहिए होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए होगी, एनी ऑफ द फॉलोइंग कहा गया है, राशन कार्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, वोटर लिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल, लेबर कार्ड, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, एनी अदर डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो आप कर सकते हैं। सेम इन द केस विद बच्चों के लिए भी कि उनमें बर्थ सर्टिफिकेट एक चाहिए होगा, अगर है तो वो करना पड़ेगा। एजुकेशन के जहाँ बात आती है कि 7 साल ये पढ़ाई किया तो एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो साफ तौर पर कहा गया है उसमें टिक मारना है। रजिस्ट्रेशन, अगर आप माइग्रेंट हैं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट अगर आप रूल 4B में हैं, ये सब चीज़ें माइग्रेंट के लिए, बाकी सब के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें कही गई हैं। अगर बच्चे हैं माइग्रेंट लेबरर्स के तो वो भी अगर माँ बाप का है वो, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और राशन कार्ड और बाकी सब चीज़ों में से कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है जिसमें राशन कार्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, वोटर लिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल, लेबर कार्ड वगैरह वगैरह। आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ देना होगा, अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स, अगर बच्चे हैं तो बच्चे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, वोटर ID कार्ड,
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर रिकॉग्नाइज डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का नंबर भी यहाँ देना होगा। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, सब पर नंबर लिखे होते हैं, वो आपको देना होगा। उसके बाद डेट है, प्लेस है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, और पेरेंट के सिग्नेचर अगर माइनर है तो। सेल्फ डिक्लेरेशन एक देनी होगी, उसमें लिखा होगा दैट द अबव कंटेंट्स आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये सारा बताना होगा। और उसके बाद I am aware that in case the information furnished above is found to be incorrect, I shall be liable for the prosecution। ये पूरी कार्रवाई दी गई है, अगर ऐसा ऐसा हुआ तो मैं इस कार्रवाई के अंदर मैं फंस सकता हूँ, मुझे ये सारी चीज़ों की नॉलेज है। कंपिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसर के पूरे साइन चाहिए होंगे। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का खाका कुछ इस तरह का है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये दिखा दे पूरी तरह से। तो ये है आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो बनकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको दे देगी। इसमें कहा गया है दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट, जो भी नाम होगा, श्री, श्रीमती या कुमारी, सन, डॉटर, वाइफ ऑफ और रेजिडेंस ऑफ दिस विलेज दिस, और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पिन कोड आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, हुज फोटोग्राफ अटैच बिलो इन ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये बंदा जो है जिसकी फ़ोटो लगी है वो इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मालिक है, और कंपिटेंट अथॉरिटी ने साइन कर दिए, सील कर दिए हैं, और पूरा का पूरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मिल गया है। और ये अभी तक आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 के मुताबिक किया गया है। ये सारी डिटेल आप समझ चुके होंगे। कई सारे और चीज़ें हैं तो धीरे धीरे हमें अनफोल्ड हो रही हैं। उम्मीद है कि जो लैंड पर डोमिसाइल की बात चल रही है उस पर भी जल्द ही कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि लोगों को उस पर भी अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जाते जाते सिर्फ आप सब लोगों को यही कहूँगा कि कोविड का दौर चल रहा है, आप सब लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और बिना वजह बाहर ना निकलें। काफ़ी ज़्यादा केसेस पूरे दिन भर में आ रहे हैं, आज भी 106 केसेस जम्मू कश्मीर में आए हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग घरों में ही बैठकर जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, जो भी न्यूज़ है वो गैदर कर रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। बाकी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। और फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।